एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 162। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजान और डोंगमी डोमेन नंबर 36 में आ गए थे। वहाँ पर इन लोगों का मुकाबला रेमंड नाम के थंडर इमॉर्टल सेंट से हो गया और इन दोनों ने उसके साथ जबरदस्त फाइट करके उसे एलिमिनेट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी में एंसेस्टर शुआंग की मुलाकात एक मिस्टीरियस बंदे से हो गई, जो कि वहाँ की एंशिएंट ट्राइब का लीडर होता है और उस बंदे ने एंसेस्टर शुआंग को भी अपने क्लैन में इनवाइट किया। अब आगे तो अब हमें सेकंड मेरिडियन की एक सीक्रेट चैम्बर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एनर्जी को एब्सॉर्ब करने वाले पावरफुल रूट्स फैले हुए थे और तभी वहाँ पर इन शुआंग जी की एंट्री होती है, जो कि सेकंड मेरिडियन का लॉर्ड है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास तो एकदम प्योर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग करप्शन की पावर है, अब तुम्हारी सारी पावर्स मेरी हो जाएगी। जिसके बाद हमें उसका एक शेप वाला फॉर्मेशन दिखाया जाता है, जो कि ब्रीथ भी कर रहा था। इधर रेड कलर की सारी बेलें इन शुआंग जी की बॉडी को आके लपेट गई थी। उन बेलों से कह रहा था, मैं जानता हूँ तुम्हें भी मेरे जैसा बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम जल्द ही इसकी सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे। हम देख पाते कि उस शील्ड में एक बंदी को ट्रैप करके रखा गया था। तो इन शुआंग जी उससे कहता है कि बस एक बार तुम्हारी सारी पावर मुझे मिल जाए, फिर तो ये सारी दुनिया मेरे कदमों में होगी, मैं यहाँ का राजा बनूंगा। जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसे तो लग रहा था कि अब सब कुछ उसी की कंट्रोल में आने वाला है और तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि फुइन है और इसी के पास करप्शन की सारी पावर्स थी। एंसेस्टर शुआंग ने खुद इसे वो एबिलिटी दी, जिसकी मदद से वो सारी करप्शन की पावर को मैनेज कर पाएगी। फुइन शुआंग जी से कह रही थी कि तुम एक नंबर के लूजर हो, उसके बावजूद भी तुम्हें इस दुनिया पर राज करना है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अपनी औकात के बाहर सपने मत देखो। ये सुनकर इन शुआंग जी काफी ज्यादा भड़क गया था। मुझे पता है कि तुम्ही ने करप्शन की पावर को सीक्रेटली थर्ड मेरिडियन में छोड़ दिया था और ये इसी वजह से क्योंकि तुम उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर इन शुआंग जी स्माइल करने लगता है। वो कह रहा था कि तब की बात कुछ और थी, मगर आज मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। हालांकि मैं खुद अभी भी करप्शन की पावर का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि उसके लिए तुम ही एक बेस्ट कैरियर हो। तुम अपने अंदर करप्शन की पावर को समा सकती हो और उसी का यूज तुम मेरे फायदे के लिए करोगी। ये सुनकर फुइन कह रही थी कि ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचना कि इस इवल काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। दरअसल उसने खुद को ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला लिया था, ताकि इन शुआंग जी उसकी एबिलिटीज का मिस यूज न कर पाए। फुइन की पूरी बॉडी पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। अब वो थोड़ी ही देर में ब्लास्ट होने वाली थी। तभी इन शुआंग जी उससे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद फेंगजू का क्या होगा, वो तो तुम्हारा सबसे प्यारा डिसाइपल है। ये सुनकर फुइन तुरंत ही रुक जाती है। वो कह रहा था कि शायद तुम अपने डिसाइपल फेंगजू की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करती। फेंगजू का नाम सुनते ही फुइन ने अपनी सारी पावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया। वो इन शुआंग जी से गुस्से में पूछती कि बताओ तुमने फेंगजू के साथ क्या किया है। जिस पर इन शुआंग जी कह रहा था कि फेंगजू की जिंदगी और मौत तो बस तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम मेरी बात मानती हो तो फेंगजू सेफ रहेगा, और अगर तुम मेरे खिलाफ गई तो मुझे फेंगजू को मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये सुनकर फुइन उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कह रही थी कि तुम कभी इस दुनिया पर राज नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम कमजोर हो। ये सुनकर इन शुआंग जी कहता है, मैं और कमजोर। जिसके बाद वो फुइन को अपनी पावर से जकड़ना शुरू कर देता है, जिसमें फुइन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही इन शुआंग जी की पावरफुल ऑरा उस पूरी जगह पर फैलने लगती है। वो फुइन को बता रहा था कि कमजोर मैं नहीं बल्कि तुम हो। अब वो तेजी से फुइन के अंदर की करप्शन पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिससे फुइन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। तभी फुइन उससे कहती है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जीत चुके हो, क्योंकि जल्द ही एंसेस्टर शुआंग को तुम्हारे इस अड्डे के बारे में पता चलेगा, और बस एक बार वो यहाँ पे आ गए फिर तुम्हारा खेल खत्म। फिर तो उनके कहर से तुम्हें खुद ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता, वो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर देंगे। ये सब सुनकर इन शुआंग जी जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद वो अचानक से गुस्सा हो गया। वो कहता है कि मुझे कोई भी मार नहीं सकता, और अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए फुइन को दिखा देता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। वो कह रहा था कि बस अब मैं तुम्हारी सारी पावर को सक कर लूं, उसके बाद तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। तब मैं इस पूरे की पूरे माउंटेनेंस realm का बादशाह बनूंगा। यहाँ की हर एक चीज पर मेरी हुकूमत होगी। अब वो यूं ही इमेजिन कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर शाओ पहुँच जाती है। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती लॉर्ड गजब हो गया। उसे वहाँ देखकर इन शुआंग जी काफी ज्यादा भड़क गया। वो शाओ से कह रहा था कि मैंने तुम्हें 1000 दफे बोला है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब मैं यहाँ हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो शाओ से कहती लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है। 33rd डोमेन में जितने भी हमारे कल्टीवेटर्स थे उन सब ने उस लेवल को पास कर लिया, और 29 डोमेन में
में जितने भी कल्टीवेटर्स मारे गए वो दोबारा से रिजरेक्ट नहीं हुए, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। और इसी गड़बड़ी की वजह से हमारी सेकंड मेरिडियन में क्योस मच गया। ये सुनकर इन शुआन गुस्से में आकर अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देता है। आज तक सेकंड मेरिडियन में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी नहीं हुई थी और अब वो खुद ही इस मैटर को सुलझाने के लिए निकल पड़ता है। वो शाओ से कह रहा था कि तुम इतनी छोटे से मैटर को भी हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे इस महीने के सारे एलिक्सर्स डिडक्ट हो जाएंगे। वही दूसरी तरफ हम एंसेस्टर शुआंग को देखते हैं जो अभी भी फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी को एक्सप्लोर कर रहे थे और तभी हम वहाँ पर एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि एक परिंदे को फॉलो कर रहा था। वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उस परिंदे पर मुसलसल अटैक करने लगता है, लेकिन वो परिंदा यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करने लगा। तभी वो परिंदा एंसेस्टर शुआंग के एकदम करीब से गुजर जाता है। एंसेस्टर शुआंग ने तो उस परिंदे को देखते ही पहचान लिया। वो कह रही थी कि ये तो चोंगमिंग परिंदा है और तभी हम देखते कि उस कल्टीवेटर की तलवार सीधा एंसेस्टर शुआंग को हिट होने वाली थी, मगर वो तलवार एंसेस्टर शुआंग को हिट कर पाई इससे पहले उनकी डिवाइन पावर एक्टिवेट हो गई। उस डिवाइन पावर ने एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करते हुए उन फ्लाइंग सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब एक और ब्लास्ट के साथ उनकी डिवाइन पावर्स गायब हो जाती है। एंसेस्टर शुआंग कह रही थी कि यहाँ पर तो अभी भी चोंगमिंग परिंदों का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ, हमारे वर्ल्ड में तो इनकी प्रजाति देखने को भी नहीं मिलती। अगर ये परिंदा अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है इट मीन्स कि ये दुनिया 1 लाख साल पहले की टाइम लाइन से कनेक्टेड है। तब तक वो कल्टीवेटर भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो एंसेस्टर शुआंग से कह रहा था कि जूनियर तुम फिलहाल ची रिफाइनिंग पर हो, इसलिए तुमने इस जगह पर संभाल के रहना चाहिए। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर हमेशा शिकार होते रहते हैं। लेकिन एंसेस्टर शुआंग तो उसे कोई जवाब नहीं देते, वो तो चुपचाप से आगे बढ़ रहे थे। अब इस बंदे को ये कौन समझाए कि एंसेस्टर शुआंग के सामने तो बड़े बड़े अटैक फेल हो चुके हैं। वो बंदा तो हैरान होकर एंसेस्टर शुआंग को देखने लगता है। वो कह रहा था कि ये बंदा है तो ची रिफाइनिंग पर, मगर इसमें तो एटीट्यूड कूट कूट के भरा है। जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड को समन करते हुए सीधा उस पर सवार हो गया। अब हमें टाओ युआन विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा एक मछली को मारने की कोशिश कर रहा था। तो मछली उससे कह रही थी कि भाई यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ के सिर्फ मेरे पीछे पड़े हो, इसलिए अब तुम कुछ दिनों तक थोड़ा सब्र रखो। बस एक बार मैं मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाऊँ, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ कैसे फाइट करूंगा। अब उनकी बातें सुनते हुए शुआंग वहाँ से गुजरने लगते हैं। उसी इलाके में हम एक और कल्टीवेटर को देखते हैं जिसने बहुत बड़ी चट्टान को तोड़ दिया था। वो अपने साथी को बताता है कि अभी अभी इमॉर्टल ने मुझे बोला था कि मेरी हर एक मूव में नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर की पावर है, जिस पर वो डिसाइपल कह रहा था कि भाई इतनी ज्यादा पावर्स का यूज मत करो वरना पता चले कि बुढ़ापे में तुम गंजे हो गए। ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से साइड इफेक्ट होता रहता है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि बिल्कुल नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं होगा। और तभी उन्हें एक तीसरे बंदे की आवाज आती है। वो पूछता है कि बताओ किसमें इतनी हिम्मत है जिसने मेरे स्टोन को स्मैश कर दिया। उस स्टोन से मैं जू शुआनरेन का पुतला बनाने वाला था। ये सुनकर वो बंदे तुरंत ही वहाँ से भाग गए। एंसेस्टर तो चुपचाप से इन सारे लोगों की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वही दूसरी तरफ हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि अर्थ एस्केप टेक्निक को मास्टर कर रहा था। वो कहते हैं देखो तो मैंने इस आर्ट को मास्टर करते हुए इस जमीन को भी प्लो कर लिया, अब तो यहाँ पर खेती करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सुनकर एक दूसरा कल्टीवेटर कह रहा था कि अरे तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स है और तुम इसका यूज करके खेती बाड़ी कर रहे हो, लेकिन तुमने मेरे से कुछ सीखना चाहिए। मैं भी तुम्हारे जैसा ही पावरफुल हूँ, लेकिन मैंने अपनी पावर का यूज खेती बाड़ी करने के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। उस बंदे की आइडिया इस कल्टीवेटर को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो कह रहा था तुम एकदम सही बोल रहे हो, अब मैंने भी एक खेती छोड़कर टेरिटरी को हासिल करना चाहिए। रुको, सबसे पहला तो मैं तुम्हारी जमीन को हड़प लूंगा। जिसके बाद वो सीधा जाकर उस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। अब वो मार खाने वाला बंदा कह रहा था कि भाई इमॉर्टल ने यहाँ पर लड़ाई झगड़े करने से सख्त मना किया है, मगर उसका साथी उसकी एक नहीं सुनता। और अब हमें वही बंदा दिखाया जाता है जो कि इस पूरे फॉरेस्ट ऑफ इटर्निटी का लॉर्ड है। तभी वहाँ पर उसका एक कल्टीवेटर पहुँच गया। वो सोर्ड को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए कह रहा था कि मास्टर जीव, मैंने सोर्ड को कंट्रोल करना सीख लिया है। जिस पर वो इमॉर्टल उसे बिना देखे ही कह रहा था कि इतनी आसानी से तुम इस टेक्निक को सीख नहीं पाओगे, जाओ जाकर दोबारा से प्रैक्टिस करो। और वो अपने हाथों के इशारों से उस कल्टीवेटर को गोल गोल घुमाते हुए वहाँ से दूर भेज देता है। और तभी वहाँ पर एंसेस्टर शुआंग भी पहुँच चुकी थी। उनके हाथ सुनते ही उस इमॉर्टल ने अपने वाइन पॉट को एंसेस्टर की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे अपनी पावर से तुरंत ही रोक लेते हैं। जिसके बाद एंसेस्टर शुआंग ने उस पॉट को दोबारा से उस बंदे के पास भेज दिया। तभी वो इमॉर्टल एंसेस्टर शुआंग से कह रहा था कि बच्चे हमारे
हमारी हजारों सालों से मुलाकात नहीं हुई। मुझे तो लगा था कि अभी तक तुमने शराब पीना सीख लिया होगा। अब इस बंदे का नाम जियो है और हमारे एंसेस्टर शुआंग के मास्टर का नाम भी जियो टियानटोंग था। साथ ही वो बंदा एंसेस्टर शुआंग से ऐसी बात कर रहा था मानो उन्हें पहले से ही जानता हो। इधर एंसेस्टर शुआंग ने अपनी सिंहासन को समन कर लिया। साथ ही वो अपनी चाय की प्रिपरेशन शुरू करते हुए सीधा उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने तक ही उनकी चाय रेडी हो गई थी। अब शुआंग बड़े ही स्टाइल के साथ उस इमॉर्टल को बता रहे थे कि मैं कभी शराब नहीं पीता, बल्कि मुझे तो चाय पसंद है। इधर उस बंदे ने एंसेस्टर शुआंग के लिए वाइन का एक कप पोर कर लिया था। वो कहता है कि शराब के बिना इस जिंदगी अधूरी है और ऐसी अधूरी जिंदगी में कोई मजा नहीं। अब वो शुआंग को भी वाइन ऑफर कर रहा था, लेकिन शुआंग उसे साफ साफ मना कर देते हैं। शुआंग उससे कह रहे थे कि जिंदगी के आधे मजे तुम शराब पी कर ले रहे हो और बाकी बचे फन को एंजॉय करने के लिए तुम इन सैवेज लोगों को एक कल्टीवेटर बनाने पर तुले हो। पता नहीं इन्हें एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बना के तुम्हें क्या मिलेगा। ये सुनकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि इन लोगों को कल्टीवेशन का कुछ पता नहीं था, मगर जैसे ही मैंने इन्हें ट्रेनिंग दी ये दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे हैं और इनकी इम्प्रूवमेंट देखकर मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। तो एंसेस्टर शुआंग भी उसे कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि तुम किस अचीवमेंट की बात कर रहे हो, जिस पर वो इमॉर्टल जवाब देता है कि हम ह्यूमन काफी ज्यादा अजीब हैं। हम लोग हमेशा कामयाब होने की फिराक में होते हैं। साथ ही हमें ये भी जानना है कि हम आखिर आए कहाँ से। इतना कहकर वो आसमान की तरफ देखने लगता है। अब वो बड़ी ही पैशनेटली आसमान को घूरी रहा था कि तभी वहाँ पर उसका एक कल्टीवेटर आ जाता है। वो खुश होकर बताता है किसी ने रात ने मुझे जो आयरन हेड मैजिक स्किल सिखाई थी मैंने उसे मास्टर कर लिया। अब तो मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। ये सुनकर वो इमॉर्टल परेशान होकर कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कोई भी स्किल आधी अधूरी सीख के मेरे सामने मत आओ। जिस पर वो बंदा बेशर्मो जैसे हंसते हुए कह रहा था कि मुझे पता था आपको मुझ पर कोई यकीन नहीं होगा, रुको मैं अभी आपको मेरी पावर शो करता हूँ। इतना कहकर उस बंदे ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। अब वो सीधा उस इमॉर्टल की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर वो अचानक से वहीं पर स्टक हो जाता है। दरअसल उस इमॉर्टल ने अपनी पावर से उसे वहीं पर होल्ड किया था। अब वो इमॉर्टल अपनी ढेर सारी शराब पीकर कह रहा था कि जाकर दोबारा से उस स्किल को मास्टर करो और तब तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक तुम इसे पूरी तरीके से मास्टर न कर लो। और अब वो अपनी पावर्स का यूज करते ही उस बंदे को वहाँ से बहुत बहुत दूर फेंक देते हैं। वो बंदा कह रहा था कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। इधर वो इमॉर्टल आलस देते हुए वहाँ से जाने लगता है। वो कह रहा था चलो अब थोड़ी सी नींद लेने का वक्त हो चुका है। उसके वहाँ से जाने के बाद शुआंग उसके कप को उठा लेते हैं। उस कप को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए कह रहे थे वो कहते पता नहीं लोग इस आसमान में अपने वजूद को क्यों ढूंढते रहते हैं। और अब वो भी आसमान की तरफ देखने लगते हैं। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।